तो इस तरह रूल 1 का अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, कहाँ कहाँ हो सकता है? पहले तो जैसे हम लोग कहाँ थे कि हाँ, वेदर बिफोर और आफ्टर डिग्री। अब आफ्टर डिग्री तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम आफ्टर डिग्री की बात करते हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए हमें वो प्रॉपर्टी सिक्योर और सेफ चाहिए, है ना। तो यहाँ पर केस चलने के दौरान या उसकी डिग्री हो जाने के बाद, दोनों कंडीशन में रिसीवर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। फिर रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजीशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ पर उस प्रॉपर जो अपॉइंटमेंट होगा रिसीवर का, उससे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कि उस पर पोजीशन है या कस्टडी है, उसे हटाया जा सकता है। और पर्टिकुलर पर्सन, विच पर्सन? रिसीवर, उसे उसके कंट्रोल में जैसे कि कमिट द सेम टू द पोजीशन, कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर, किसे दे दिया जाएगा? उस व्यक्ति को जिसे कि कोर्ट ने अपॉइंट किया है। और इसके अलावा उसका जो भी मेंटेनेंस है या उसका जो भी निरीक्षण है, परीक्षण, इन सब का देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी, इसमें कई सारी चीजें लिखी है जो आपके लिए समझना जरूरी है। कन्फेयर अपॉन द रिसीवर ऑल सच पावर्स, जितने भी उस संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं, शक्तियां हैं, वो सारी की सारी किसको चली जाएंगी? अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट वो सारे पावर्स उस रिसीवर को दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे रेंट मिलता है या किसी तरह का प्रॉफिट मिलता है या किसी और तरह की कोई चीजें हैं, उनके लिए वो सारे पावर्स अगर कोर्ट चाहे तो उस रिसीवर को दे सकता है। तो यहाँ पर आपका जो मेन पॉइंट है मींस रिसीवर से रिलेटेड, वो आपका ऑर्डर 40 का रूल 1 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, जिसमें कि ये सारी चीजें हैं। फिर आपका है रिम्यूनरेशन। अब यहाँ पर कोर्ट को जो भी ठीक लगे वो उस तरह की चीजें, उस तरह का पारिश्रमिक जिसे हम कहते हैं, वो कोर्ट रिसीवर के लिए ऑर्डर कर सकता है। अब फिर एक चीज आ जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसीवर इज ड्यूटी। अब भाई क्या क्या ड्यूटीज होंगी रिसीवर की? अब आपको अगर किसी संपत्ति का मीन्स आपके पास वही अधिकार हो सकते हैं जो किसी ऑनर के होते, तो पर क्योंकि आप ऑनर नहीं हैं, देन देयर आर सम ड्यूटीज कि आपको उसके अकॉर्डिंग अपने लिमिट्स में रहकर उन अधिकारों को देखना है। अब देखिए क्या हो सकता है, फर्निचर, सिक्योरिटी, कोर्ट थिंग, फिट, जो भी चीजें हैं संपत्ति से रिलेटेड, जो भी चीजें उसे मिलती हैं उसके लिए वो प्रॉपर मेंटेन करेगा। और उससे रिलेटेड अगर कोई गारंटी है तो उस गारंटी सिक्योरिटी को कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। और हर एक चीज का प्रॉपर सबमिट हिज अकाउंट एट सच पीरियड एंड इन सच फॉर्म ऑफ एज द कोर्ट डायरेक्ट्स। जिस भी तरह के, देखिए रिसीवर को अगर अपॉइंट किया गया है तो रिसीवर हर एक चीज कोर्ट के डायरेक्शन से ही करेगा। आपके पास कितना अमाउंट आता है, जैसे हमने देखा कि रूल 1 के डी में कई सारे पावर्स इस तरह के भी कोर्ट रिसीवर को दे सकता है जिस तरह के किसी ऑनर के होते हैं। तो जब आपके पास इस तरह के अधिकार होते हैं देन आपकी सम ड्यूटीज भी होती हैं और उसमें वो हर एक चीज, हर एक डायरेक्शन आपको कोर्ट देगा जिसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। और अगर कुछ चीजें ऐसी, पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिज एज ए कोर्ट डायरेक्ट, जिस भी तरह का अगर कोई रकम देनी है तो उसे भी उसे देना होगा। और अगर जानबूझकर या इंटेंशनली वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करता है तो उसके बारे में वो खुद जिम्मेदार होगा। जैसे कि आप ये समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके पीछे कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, प्लान के को डिपेंडेंट दोनों को हटाकर कोर्ट ने किसी आप लोग को आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, आ रही है आवाज। एक्चुअली यहाँ पर ऑडियो सेटिंग का कोई ऑप्शन आ रहा है, किसी ने किया है क्या? बिकॉज मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए सब लोग सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दें, है ना, सेटिंग वेटिंग में कोई वो नहीं करे।
तो यहाँ पर रिसीवर का जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें अगर वो खुद किसी चीज के लिए, जिन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर दी है, जहां नहीं है वो उसके लिए आंसरेबल होगा, अकाउंटेबल होगा। ठीक है। फिर 4 जो है आपका, रूल 4 जो है, इन्फोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटीज। अब यहाँ कि अगर मान लीजिए, देखिए किसी को जब आप किसी पर्टिकुलर पार्ट पर उसे किसी चीज का ऑर्डर दे दिया जाता है, तो यहाँ उसकी ड्यूटीज को किस तरह से इन्फोर्स कराया जाएगा, वह क्या करेगा। जहां रिसीवर अपने लेखाओं को या रिकॉर्ड, इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में यहाँ रीड कर रही हूँ, अपने लेखाओं को ऐसी अवधियों पर और ऐसे प्रारूप में जो न्यायालय निर्दिष्ट करे देने में असफल रहता है, या फिर शोध रकम जो कि लेनी चाहिए, पेड अमाउंट है, वो लेने में फेल्यूर होता है, या जानबूझकर अपने किसी काम के लिए निग्लिजेंसी करता है और उस प्रॉपर्टी को हानि होने देता है। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि किसी को पर्सनल प्रॉफिट मिलने वाला है और आपने रिसीवर किसी पर्टिकुलर पार्ट पर कोर्ट ने किसी को रिसीवर अपॉइंट कर दिया है, तो नहीं होता है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों चाहेंगे कि सेटिंग हो जाए और ये रिसीवर हमारे फेवर में काम करे या हम जैसा चाहते हैं वैसा करे, इस तरह के चीजें होने के चांसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीजों के लिए क्लियरली बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि वह न्यायालय की के नॉलेज के बगैर जानबूझकर या तो देरी करता है या फिर निग्लिजेंसी करता है और उस प्रॉपर्टी को हानि होने देता है, तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा, और रिस्पॉन्सिबल होने के साथ उसे उसका पेड अमाउंट जो भी नुकसान हुआ है उसे वो देना होगा। इसी तरह जो रूल 5 है, व्हेन कलेक्टर में अपॉइंटेड रिसीवर, तो यहाँ पर सभी को पता है कि रेवेन्यू कोर्ट हमारा जो होता है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में कलेक्टर को एक अथॉरिटी है कि अगर वो चाहें तो यहाँ पर when collector may appointed receiver where the property is land paying revenue to the government or land of which the revenue has been assigned or redeemed, and the court considered that the interest of those concerned will be promoted by the management of the collector. The court may with the consent of the collector appoint him to be a receiver of such property. जहाँ पर रेवेन्यू देने वाला लैंड है या रेवेन्यू कोर्ट से रिलेटेड है, वहां पर अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर कलेक्टर को अपॉइंट किया जाए, तो यहाँ एज ए रिसीवर कलेक्टर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, या कलेक्टर की सहमति से किसी को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है। तो रिसीवर वाला आपका टॉपिक बहुत छोटा सा है और इसका एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट नोट के साथ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ केस के नाम लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर केस लॉज इसमें बहुत मैटर करते हैं। जगत तारिणी, दासी वर्सेस नवगोपाल, एक और लिखिए इसमें ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह वर्सेस मेसर्स इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, AIR 1997 का है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो आपकी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी वह प्रॉपर्टी प्लेंटिफ के पास थी, और प्लेंटिफ के पास वो क्यों थी, क्योंकि ऑलरेडी उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट किया हुआ था। अब क्योंकि एग्रीमेंट होने के कारण वो जो कस्टडी है, वो कस्टडी यहाँ पर कोर्ट अगर उचित समझता है, अगर कोर्ट को सही लगता है कि पर्टिकुलर पार्ट पे इस कस्टडी को नहीं लिया जा सकता है, तो यहाँ अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वहां पर वो वादी को ही इस तरह से समझाइश दे सकता है कि इस प्रॉपर्टी को किसी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए। जिसे कस्टोडियन भी बोला जाता है, बतौर कस्टोडियन बोलते हैं ना कि वादी के ऊपर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डाल दी कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को किसी तरह का डैमेज हुआ तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो उसे कस्टोडियन लेगिस भी बोला जाता है। कस्टोडिया एक वर्ड है, लिख लीजिए अगर आप चाहें तो, लैटिन वर्ड कस्टोडिया लेगिस या कस्टोडियन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विधिक अभिरक्षा। एक मिनट,
एक और केस का नाम लिख लीजिए इसमें, मे इंडियन पोटाश लिमिटेड, मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड वर्सेस पोटाश रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, 2005 AIR। देखिए अब अगर इस केस में क्लियर है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए या उसके देखरेख के लिए, देखरेख में प्रोटेक्शन में ये सारी चीजें आती हैं, तो उन सब के लिए एक रिसीवर को अपॉइंट इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उस केस में उसका प्रोटेक्शन जरूरी है, और अगर उसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो न्याय का जो मतलब जो जस्टिस का वाला जो पार्ट है वो फेल हो जाएगा। और इस तरह के केसेस बहुत सारे होते हैं। मैं आपको बता दूं, कंपनी के बीच में, फर्म्स के बीच में, ट्रस्टी की कोई प्रॉपर्टी है या जॉइंट प्रॉपर्टी है, या जो पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं, फर्म से रिलेटेड केस होते हैं। अभी तक हम लोग सिविल्स को कितना समझ कर चलते हैं, जैसे आप लोग भी अगर मैं बात करूं तो कितना आप लोग मानकर चलते हैं कि भाई जनरली हम लोग छोटे मोटे केस की, हाँ भाई दो फैमिलीज के बीच है, प्रॉपर्टी का है, रिकवरी का है, इतना ही नहीं होता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ट्रस्टीज के, निगम के, कॉर्पोरेशन के, बॉडीज के, फॉर्म्स के, ये सारे केसेस भी सिविल में आते हैं। और इस तरह का प्रोसीजर, ये प्रोसीजर वहां पर भी एज इट इज एप्लीकेबल होता है। मैंने सभी को कहा भी था कि आपको सारे ऑर्डर्स पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग चीजें मेंशन की गई हैं कि से रिलेटेड है तो क्या होगा। इवन एग्जीक्यूशन में भी सेम चीजें मेंशन की गई हैं कि फॉर्म से रिलेटेड है, निगम के लिए है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ट्रस्ट के अगेंस्ट है, या नॉर्मल है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इस सारा सीपीसी में आपको पढ़ने को मिलेगा। और सिविल में जब कोई एडवोकेसी में जाता है तो ये सारे सभी तरह के केस आपको हैंडल करने होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड रिसीवर अपॉइंट किए जाते हैं, बड़े लेवल पर भी इस तरह के रिसीवर्स को अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े लेवल पर कई सारे इस तरह के डिस्प्यूट होते रहते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं ना, ज्यादातर केस में आप कंपनीज के नाम देख पा रहे होंगे। एक मिनट, ठीक है। देखिए अब एक चीज, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया 5th नंबर का हमने देखा था, क्या कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को, एक मिनट, ऐसे व्यक्ति को रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? नहीं। यहां पर अगर ये चीज इवन अगर किसी कलेक्टर पे या किसी भी ऐसी अथॉरिटी पर एप्लीकेबल होती है कि उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का इंटरेस्ट है, तो यहाँ उस व्यक्ति को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फेयर डिसीजन के लिए, फेयर जस्टिस के लिए जरूरी है कि इस तरह की चीजें ना हो। इसमें केस का नाम एक और लिख लीजिए, इसी से रिलेटेड है, फेयर जस्टिस से रिलेटेड है कि अगर रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है तो वो कितना फेयर हो। इससे रिलेटेड केस आप लिखिए, दिलीप कुमार शर्मा वर्सेस सिविल जज SD मथुरा। ये 2004 का केस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था कि अगर कोई ऐसा पीठासीन न्यायिक अधिकारी है या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका कि उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, तो ऐसे पर्सन को यहाँ आप एज ए रिसीवर अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा चैप्टर था आपका ये। कल से हम लोग पढ़ेंगे अपील, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि अब हमारे सिर्फ 4 टॉपिक बचे हैं और अब आप लोगों को CRPC में होता है तो कल से पढ़ाना शुरू करूंगी, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी ऑलमोस्ट आप लोगों का सिलेबस हो